स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी 1885 से लेकर जितने भी आपको एक ऑर्डर में घटना घटित हुआ है उन सबको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, वो भी पूरा डिटेल में कहानी के माध्यम से पूरे फैक्ट के साथ, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछता है तो वो नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर हम बात करें तो 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर उसके बाद आपके बंगाल विभाजन, ऐसे करते करते आपको पूरा 1931, 32, 45 पूरा जहां तक है आपको 1947 तक देख सकते हैं। आपको जब देश आजाद होगा उसके बाद देशी रियासतों का विलय होगा, यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो समाप्त होने वाला है। यानी अगर हम बात करें तो इस वीडियो में अगर आपको तो यहाँ पे टोटल अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50 से भी ज्यादा टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 90% भाग अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इससे पीछे अगर हम बात करें 1885 से पहले तो आपको एक 1857 की क्रांति और एक आपका उत्तर मुगल काल, वहीं आपका 2 बचा हुआ है। तो एक और वीडियो आएगा कभी आपको पूरा संपूर्ण आधुनिक इतिहास करके, तो वो भी टॉपिक को बाकी है जो कवर कर दिया जाएगा। आज हम शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कांग्रेस की स्थापना से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आपको पहले टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है आपका समूह, यानी एक प्रकार का संगठन। तो इस समूह यानी आपका इस संगठन का स्थापना क्यों किया गया, सबसे पहले इसके पीछे हम लोग कारण जानते हैं, फिर इसके संस्थापक या अन्य चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आपके एग्जाम में सीधा एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों किया गया था, तो आपको ऑप्शन में वही रहेगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था आपको राष्ट्रवाद का परिणाम था। राष्ट्रवाद का परिणाम का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो जब लोगों में आपको भारत के प्रति जब लोगों में प्रेम जगा अपने देश के प्रति, तब यहाँ के लोगों के द्वारा एक समूह बनाया गया और उसी समूह का नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे इसका एक कारण था, जब वहां पे भारत में जब राष्ट्रवाद क्यों आपको जन्म लिया, तो यहाँ पे देखिए भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी गुलाम हो चुका था और भारत से जो धन था आपको बाहर ले जाया जा रहा था और उसी आपको सामान से फिर एक वस्तु बनता था और फिर लाकर भारत में बेचा जाता था। तो भारत में अब कोई वस्तु लाकर बेचता था तो उस पर मनमानी टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण हो रहा था भारतीयों को। किसके द्वारा? तो आपको ब्रिटेन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए नीतियों में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। नीति में भेदभाव क्यों हो रहा था? जानते थे कि उस समय जितने भी नीति या कानून बनते थे वो आपको ब्रिटेन के संसद के द्वारा बनती थी। अब ब्रिटेन जो भी संसद आपको वहां पे कानून बनाती थी उसमें आपको भारतीयों के खिलाफ बनती थी, क्योंकि भारतीयों को गुलाम करना था। अब अंग्रेजों के लिए अलग कानून था और आपको भारतीयों के लिए अलग कानून था, तो उसके साथ भी भेदभाव हो रहा था। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी में कमी थी। अब जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक नौकरी था या बड़े बड़े पद था वो सब अंग्रेजों के पास था और जितने छोटे छोटे पद थे वो आपको भारतीयों को दिया जाता था। तो प्रशासनिक तौर पर भारतीयों में यहाँ पे हिस्सेदारी में कमी थी जो आपको शोषण कर रही थी। और इसी के कारण क्या था? तो भारतीय जो जनता थी वह सब असंतुष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण राष्ट्रवाद को जन्म दिया और इसी राष्ट्रवाद के कारण आपको एक संस्था बनाई गई, एक समूह बनाया गया। आपको कौन? जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उस समय आपको ऐसा बात नहीं था कि भारत में पहले से कोई आपका संगठन नहीं था, कोई समूह नहीं था। यहाँ पे अन्य संगठन था जो अभी चल भी रहा था और आपको पहले भी हो चुका था, लेकिन वह क्षेत्रीय स्तर पे था और वो आपको उसका कार्य क्षेत्र भी होता था, वो सीमित रह जाता था। अब एक ऐसे बड़े संगठन की जरूरत था जो आपको सभी व्यक्तियों को एकजुट कर सके, सभी में सामंजस्य बैठा सके और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में तालमेल बनाए रखे। और उसी के लिए आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना की थे ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के थे? तो आपको ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। अब ये स्कॉटलैंड के थे तो भारत में कैसे आ गए? तो यहाँ पे देखिए ये आपको सिविल सेवा का एग्जाम दिए थे। सिविल सेवा एग्जाम पास करने के बाद ये आपको ब्रिटिश सिविल सेवक बने और इनको भारत में काम करने के लिए भेजा गया और इन्हों के द्वारा आपको भारत में एक संगठन बनाई गई जिसको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य क्या था? तो आपको देश के प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और आपको निर्णय करना कि हाँ
अब आगे इस पे क्या कदम उठाया जाना चाहिए, और इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आप देख लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वह आपको थे ए ह्यूम, और ये आपको स्कॉटलैंड के थे। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो बंबई में किया गया था। बंबई में एक जगह था ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसी के अंदर आपको कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय यह दूसरे नाम से हुआ था, यानी इसका शुरू में नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के आपको सुझाव पर यहाँ पे संघ को हटा दिया गया और इसमें कांग्रेस जोड़ दिया गया, तब से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय आपको अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव बनाए गए थे A.O. ह्यूम को। और यहाँ पे जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो तत्कालीन यानी 1885 में भारत के वायसराय कौन थे, तो आपके लॉर्ड डफरिन थे। इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जब स्थापना हुआ था तो उसमें 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पे ये जो 72 सदस्य थे, ये भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में कि कौन कहाँ से थे, तो सबसे ज्यादा इसमें आपको शामिल हुए थे 38 लोग। कहाँ से, तो बंबई से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुंबई में यानी बंबई में ही इसका स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग 38 लोग यहीं से आए थे। उसके बाद मद्रास से आए थे 21 व्यक्ति, अवध से आए थे 7, बंगाल से आए थे 3 और पंजाब से आए थे 3। तो ये सभी आपको सदस्य यहाँ पे पहले वाले जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये कांग्रेस स्थापना हो गई और ये कार्य करने लगी। 1905 तक अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको कांग्रेस के लोग थे, ये 1905 तक अपनी जितने भी मांगे थी वो याचना पत्र या प्रार्थना पत्राओं के द्वारा ब्रिटिश सरकारों के पास रखते थे। और यहाँ पे ये जो देखिए प्रार्थना पत्र के पास रख रहे थे, इसलिए यहाँ पे ये नरमपंथी दल के नेता कहलाए। अब यहाँ पे 1905 खत्म हो गया, उसके पास जैसे जैसे आपको ये बड़ा संगठन बढ़ते चला गया, बहुत सारे लोग इसे जुड़ते चले गए, और यहाँ पे नए विचारधाराओं का इसमें जन्म हुआ। जैसे आपको गर्मपंथी क्रांतिकारी हुए, और नरमपंथी तो पहले से ही थे ही। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसमें लोग इसमें जुटने लगे और उनके विचारधाराओं में यहाँ पे इसमें भेद होने लगा। कोई गर्मपंथी था तो यहाँ पे अपने ढंग से चलाना चाहता था कांग्रेस को, तो यहाँ पे नरमपंथी था वो आपको याचना पत्र द्वारा, आपको मांग पत्र द्वारा अपनी मांगों को पूरा करना चाहता था, जिसको लेकर बाद में विवाद भी हुआ और यहाँ पे ये 2 भागों में बट भी गई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस आगे बहुत चल गया था। तो यहाँ पे ये पार्टी कैसे एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई, यहाँ पे आपको इसके कुछ अधिवेशनों से पता चलेगा। जैसे शुरू के अगर हम 4 अधिवेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए शुरू के 4 अधिवेशन जो हुए थे आपको सभी अलग अलग जगह पे मनाए गए थे, और सभी में आपको अलग अलग व्यक्ति यानी अलग अलग समुदाय से भी इनके अध्यक्ष को बनाया गया था, ताकि इसमें अन्य लोग यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके। तो यहाँ पे देखिए पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा आपका इलाहाबाद में। तो देखिए यहाँ पे जगह देखिए सब यहाँ पे हर साल चेंज हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है ताकि इसमें और लोग इसको जुड़ सके। और यहाँ पे पहले में देखिए आपको बने थे WC बनर्जी, दूसरे में यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी, ये आपको पारसी थे, और तीसरे में देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको ये मुस्लिम थे, और जॉर्ज जूल की बात करें तो आपको ये अंग्रेज थे। तो यहाँ पे देखिए सभी आपके समुदाय के लोग भी अलग अलग बनाए जा रहे हैं सभी अधिवेशनों में, ताकि सभी लोग इससे जुड़े और किसी को नहीं रहे कि हाँ एक आपका एक सांप्रदायिक पार्टी है, केवल हिंदू का है या मुस्लिम का है या आपको पारसी का है या सिख का है। इस प्रकार यह आपको एक बहुत बढ़ता चला गया जल्दी से, यह आपको बहुत बड़ा पार्टी बन गया। जैसे देखिए पहला अधिवेशन में मात्र 72 सदस्य भाग लिए थे, दूसरा में देखिए 434 हो गए, तीसरा में देखिए 600 हो गए, और चौथा में देखिए 1285 हो गए। यह क्यों हुआ, क्योंकि आपको इसमें देखिए सभी लोग आपको नए नए आपको अध्यक्ष बना रहे थे सभी समुदाय के, और अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था ताकि इसमें सभी लोग जुड़ सके। इसका जो पहला अधिवेशन आपको आयोजित हुआ था बंबई में, ये आपको बंबई में नहीं होने वाला था, इसको किया जाना था कहाँ पे, तो पुणे में। लेकिन पुणे में उसी साल 1885 में आपको प्लेग फैल गया, और प्लेग फैलने के कारण यहाँ पे इसको आपको स्थानांतरित किया दूसरे जगह पर, तो बंबई पे किया गया और बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको एग्जाम में जैसे देखने को मिलता है। जैसे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वह आपको हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में टोटल आपको कुल 10 बार आपको अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। ये पूछ लेता है कि वर्तमान जो अभी वर्तमान में भारत है वो कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको जो वर्तमान भारत से बाहर है, जहाँ पे आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मात्र 2 जगह जो दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, एक आपका लाहौर, दूसरा कराची, यहाँ दोनों पे अधिवेशन हो चुका था जो वर्तमान में भारत से बाहर है, और तत्कालीन जब आपको हुआ था तो वो भारत में ही शामिल था। और एक पूछता है पूर्वोत्तर राज्य में, तो आपको गुवाहाटी में हुआ था। और एक बार आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपको केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको
दिल्ली में हुआ था। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी आपको इसमें अन्य बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे जो आपको आगे समय जब आएगा तो आगे बताया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक। यहाँ पे देखिए, अब हम यह जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका स्वरूप हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपको चलने वाला है। तो आपको टोटल ये 3 चरणों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण का शासनकाल रहा है 1885 से लेकर 1905 तक। 1885 की अगर हम बात करें तो आपका वह समय है जब आपको भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1905 की अगर हम बात करें तो आपका वह समय है जब बंगाल का विभाजन होने वाला था। तो यहाँ इसके बीच में आपको उदारवादी जितने भी नेता थे, यानी जो जितने भी आपके नरमपंथी लोग थे, उनका यहाँ पे बोलबाला रहा था। यहाँ पे इनको उदारवादी या आपको नरमपंथी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जितने भी आपके उदारवादी नेता थे ये अपनी मांगों को सरकार के पास कैसे रखते थे? तो याचना पत्र द्वारा या प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी इसी के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के पास रखते थे। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा होने पे ये लोग आंदोलन भी नहीं करने जाते थे, छोड़ देते थे वैसे ही। इनका उद्देश्य था केवल सुधार हो, यहाँ पर जितने भी सिस्टम है उसमें सुधार हो। ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार के अंदर ही हम लोग रहें, इसमें केवल सुधार हो। और यहाँ पे आपको ये ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे, इसलिए ये लोग नरमपंथी कहलाए, यानी आपको उदारवादी लोग कहलाए। तो यहाँ पे इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, रास बिहारी घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। ये आपको प्रमुख आपके उदारवादी नेता थे। यहां से आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि उदारवादी नेता कौन है, उग्रवादी नेता कौन है, तो ऑप्शन दे देता है। तो यहां से आप इसको याद में रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे आपको चरण की, जिसमें उग्रवादी चरण आता है। उग्रवादी मतलब देखिए, उग्रवादी यानी आपको गर्मपंथी लोग इसमें आए। तो गर्मपंथी लोगों का देखिए यहाँ पे शासनकाल रहा, आपको इनका जो बोलबाला रहा 1905 से लेकर 1919 के बीच में रहा। 1905 का शासनकाल हुआ जो आपको बंगाल का विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार हुआ, इसलिए यहाँ पे उग्रवादियों का यहाँ पे आपको बोलबाला शुरू हो गया था। 1919 का शासनकाल हुआ है जो आपको रॉलेट एक्ट आपको कानून पास हो गया था, आपको रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे ये जो शासनकाल बीच में रहा है ये आपको उग्रवादियों का रहा है, इसमें ज्यादा बोलबाल उग्रवादियों का रहा। यहाँ पे आपको उग्रवादी में अगर बात करो तो 3 प्रमुख नेता थे आपको। लाल बालपाल, लाल मतलब लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और आपको पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों को त्रिगुट भी कहा जाता था, तो ये बहुत प्रमुख है। और इसमें एक और सवाल आपसे पूछता है जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे छोड़ना है, यह कि आपको ये तीनों नेता में कौन ऐसे नेता हुए एकमात्र जो आपको कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। उसके अलावा यहाँ पे रास बिहारी बोस थे और आपको अरविंदो घोष थे। तो यहाँ पे ये सब आपके उग्रवादी नेता यानी आपके गर्मपंथी नेता थे। तो इनको उग्रवादी या गर्मपंथी क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल करते थे, आपको बहिष्कार करते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे। ये भी जब कोई जुलूस निकलता था या हड़ताल निकलता था तो ये भी आपको अहिंसात्मक था, इसमें कोई आपको मारा मारी पीटा पीटी ये कुछ नहीं होना था, केवल आपको बहिष्कार करते थे, आंदोलन करते थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, इसलिए आपको ये उग्रवादी कहलाए। और इनका उद्देश्य था कि आपको स्वराज की प्राप्ति हो, तो ये आपको कौन कहलाए? तो उग्रवादी। अब उसके बाद देखिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ गए आपको 1915 में, तो उनके बाद ये भी आपको सक्रिय राजनीति में भाग लिए और इनके बाद आपको गांधीवादी चरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे इनका आपको काल रहा है 1919 से लेकर 1947 तक। इसमें आपको प्रमुख नेता एक आपके हो गए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये लोग चाहते थे कि सत्य अहिंसा के राह पे चल के हम आपको सत्याग्रह करके आपको आजादी दिलाएंगे। ये आपके गांधीवादी चरण के नेता कहलाए। तो ये आपको हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका उग्रवादी था तो ये लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए केवल हड़ताल करते थे, आपको जुलूस निकालते थे, लेकिन आपको अहिंसात्मक रूप से था। लेकिन जो नेता जो आपको आंदोलन किए, हड़ताल किए, लेकिन उसमें हिंसा का भी रूप लिया, वो लोग आपको कहलाए क्रांतिकारी। जैसे आपकी मांग को पूरा करने के लिए देखिए हिंसात्मक आंदोलन जिसमें आपको बमबारी किया गया, आपको जैसे आगजनी किया गया, चाहे हत्या किया गया, ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। तो क्रांतिकारी में तो बहुत प्रमुख नेता है आपको देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जतिन दास, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में हम क्रांतिकारी आंदोलन अलग से पढ़ेंगे जो को 2 चरणों में पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी हम इन तीनों चरणों को यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे और क्रांतिकारी आंदोलन को भी। अब हम यहाँ पे देखिए प्रमुख उदारवादी नेताओं के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम की। ए.ओ. ह्यूम आपको मालूम होगा ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये आपको सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, यानी आपको ब्रिटेन में आपको एग्जाम दिए थे ये सिविल सेवा का, वहां पे आपको ये पास हुए थे आपको एग्जाम में, और 1849 में आपको ये IAS बन गए थे। उसके बाद
1882 में यहाँ पे आपको ये नौकरी छोड़ दिए थे और भारत में ही बस गए थे। यहाँ पे भारत में कहाँ पे रहे थे, तो आपको ये शिमला में रहते थे, इसलिए यहाँ पे इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इनका एक पत्रिका भी आया था, जनता के मित्र, तो यहाँ पे ये भी पत्रिका आपको याद रखना है। आगे हम बात करें इनके बारे में, तो 1885 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुम के द्वारा किया गया था। इनको पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और 1906 तक आपको ये कांग्रेस के सचिव रहे थे, यानी 1885 से लेकर 1906 तक आपको ये कांग्रेस के सचिव बने रहे थे। तो यहाँ पे अगला है रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष की बात करें तो ये कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे 1907 में और 1908 में, ये दोनों में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे हम बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, एस एन बनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ये सिविल सेवा आपका एग्जाम दिए थे और ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जो आपको 1817 में ये चुने गए थे। 1879 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और आपको 1895 और आपको 1902, ये दो में आपको कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो यहां से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अन्य आपको उदारवादी नेताओं की, तो यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ पे इनको महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था और उसके बाद यहाँ पे 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पे जीके गोखले के बारे में इतना याद रखिए। आगे देखेंगे हम दादा भाई नौरोजी। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1860 में इंग्लैंड में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष बने आपके दादा भाई नौरोजी। 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर अधिवेशन में और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता किया था। और आपको 1906 वाला जो आपको अधिवेशन हुआ था, इनमें पहली बार आपको स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी साहब। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि 1892 में आपको लिबरल पार्टी के टिकट से आपको ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स, या आपको जो ब्रिटेन में जो आपको होता था लोकसभा, उसी को बोला जाता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में आपको ये चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। किस पार्टी से आपको चुनाव लड़े थे, तो आपको लिबरल पार्टी से लड़े थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था और इनके द्वारा एक पुस्तक आया था जो बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में आप इतना याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं कुछ आपको उग्रवादी नेताओं की, यानी गर्मपंथी नेताओं की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इनको उपाधि मिला था लोकमान्य का, आपको मालूम होगा लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ पे वेलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। उसके बाद इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, 2 समाचार पत्र जो बहुत फेमस है, एक आपका मराठा और दूसरा आपका केसरी। आपको यहाँ से पूछ लेता है कि आपको ये किस भाषा में लिखा गया था, तो यहाँ पे देखिए जो मराठा था खुद मराठी में नहीं लिखा गया था, ये मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में, जबकि केसरी लिखा गया था मराठा में। तो यहाँ पे ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, आपको मालूम होगा, एक एनी बेसेंट ने और आपको एक बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसको आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। आगे अगर देखेंगे इनके द्वारा 2 उत्सव को शुरू किया गया था 1895 में, बहुत फेमस है। एक आपका गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। ये 2 उत्सव भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे आपको बाल गंगाधर तिलक को जब आपको जेल में भेज दिया गया था, तो मांडले जेल में इनको कैद आपको ये भेजा गया था और मांडले जेल में ही आपको इन्होंने गीता रहस्य की पुस्तक लिखा था। इनके द्वारा एक कथन किया गया था जो फेमस है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर आऊंगा, किन्होंने कहा था, तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो आपको इनको उपाधि आपको मालूम होगा, ये पंजाब केसरी और आपको ये शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। इनका पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया, बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम पूछे थे कि आपको लाल बाल पाल में किन्होंने आपको कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो एक मात्र आपके लाला लाजपत राय जो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के विरोध में आपको मालूम होगा लाला लाजपत राय की चोट लगी थी लाठी से और यहाँ पे 17 नवंबर को 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको लाला लाजपत राय हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंदो घोष आपको पुस्तक इनका आया था युगांतर और आपको एक पत्रिका भी इनके द्वारा निकाला गया था जो साप्ताहिक था।